सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोपला विद्रोह पर। देखेंगे मोपला विद्रोह था क्या और इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। ये जो टॉपिक है आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इस समय मोपला विद्रोह चर्चा में बना हुआ है एक संगठन की वजह से, जिसका नाम है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद अर्थात ICHR। तो थोड़ा सा इसके बेसिक्स पर हम बात कर लेते हैं, मोपला विद्रोह के बेसिक्स को देख लेते हैं और फिर दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद अर्थात ICHR मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है, जिसे 1972 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। ICHR फेलोशिप, अनुदान एवं संगोष्ठी के माध्यम से इतिहासकारों और विद्वानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। यह उच्च शिक्षा विभाग से अनुदान प्राप्त करता है, विभिन्न राज्यों से अनुदान प्राप्त करता है, निजी दान प्राप्त करता है और ICHR प्रकाशनों की बिक्री से राजस्व की प्राप्ति के माध्यम से भी आय प्राप्त करता है। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, बेंगलुरु और गुवाहाटी में। इसकी जो स्थापना हुई थी उसमें कुछ उद्देश्य थे और इन्हीं उद्देश्यों के कारण ये चर्चा में बना हुआ। यह उद्देश्य क्या थे इसके कि इतिहास के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और इसमें समन्वय स्थापित करना, अर्थात जो हमारा इतिहास है उसमें रिसर्च को बढ़ाना। और इसी प्रकार का रिसर्च जो है कि इस संगठन ने अभी किया है। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वह था इतिहासकारों को एक मंच पर लाना ताकि विचारों का आदान प्रदान हो सके। तीसरा उद्देश्य था इतिहास के वैज्ञानिक लेखन एवं व्याख्या तथा तर्क संगत प्रस्तुति को बढ़ावा दें, अर्थात जो इतिहास है उसका जो लेखन हो वैज्ञानिक तरीके से हो, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या हो सके और उसकी तर्क संगत प्रस्तुति हो, ना कि मनगढ़ंत। अब हुआ क्या है, हाल ही में ICHR अर्थात भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद को इसके एक सदस्य ने क्या किया है, मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह से संबंधित एक रिपोर्ट सौंपी है। तो रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया है कि मोपला विद्रोह के नेताओं के नाम शहीदों की सूची से हटाए जाएं, अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानियों की शहीदों की सूची है उसमें जो मोपला विद्रोह के नेता शामिल हैं उनके नाम हटाए जाएं। ऐसी सिफारिश ICHR से इसी के एक सदस्य ने एक रिपोर्ट के माध्यम से की है।
दरअसल दक्षिण भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों पर एक रिपोर्ट तैयार करना था जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है। अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद की सूची में शामिल हैं दक्षिण भारत के, उनसे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करना था। और वही रिपोर्ट अब आई है जिसमें उसने कहा है कि जो मोपला विद्रोह के नेता थे जिनको शहीदों की सूची में शामिल किया गया है उनको हटाया जाए। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा शहीदों की सूची संबंधित एक पुस्तक जिसका नाम था शहीदों का शब्दकोश, भारत का स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 से 1947 को जारी किया था। इसमें मोपला विद्रोह में शामिल नेताओं को भी स्वतंत्रता सेनानियों की शहीदों की सूची में शामिल किया गया था। अब रिपोर्ट में जो ये रिपोर्ट आई है इसमें अली मुसलियर, बरियाम कुन्नाथ, कुंजा अहमद हाजी सहित 387 मोपला विद्रोहियों, जिसमें 10 हिंदू भी शामिल हैं, मोपला विद्रोहियों तथा बैगन त्रासदी में शामिल शहीद नेताओं के नाम से शहीदों की सूची से हटाने की मांग की। आसान शब्दों में इसको समझाता हूं, सेंटेंस थोड़ा सा कठिन है। इसमें पहला नाम है अली मुसलियर और दूसरा जो नाम है बरियाम कुन्नाथ कुंजा अहमद हाजी। ये बहुत बड़े नाम हैं। इनके सहित 387 जो मोपला विद्रोही थे जिनको कि हमने शहीद नेताओं की सूची में रखा है या शहीदों की सूची में रखा है, इनके नाम को हटाने की मांग की गई है इस रिपोर्ट के माध्यम। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है हाजी जो थे अर्थात बरियाम कुन्नाथ कुंजा अहमद हाजी, इनको रिपोर्ट कहती कि कुख्यात मोपला विद्रोही नेता थे और कट्टर अपराधी के रूप में थे और ऐसे व्यक्ति को जो है कि यह शहीदों की सूची में नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ जो है कहा गया है रिपोर्ट में हाजी को असंख्य हिंदू पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों का हत्यारा भी बताया गया है। अब देखिए यह तो था रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि आखिर ये मोपला विद्रोह क्या था और इसके नेता कौन से हैं, हाजी का इसके साथ क्या संबंध है और क्यों यह जो बात कही गई है रिपोर्ट में वह कितनी तर्कसंगत है, इसको हमें समझना है। ब्रिटिश साम्राज्य ने जब भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए तो उसने अनेक प्रकार के नए नियम बनाए जिससे किसान, आदिवासी और कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग प्रभावित हुए। ब्रिटिश नीतियों ने कई प्रकार के असंतोष उत्पन्न किए जिसकी प्रतिक्रिया में कई प्रकार के विद्रोह एवं आंदोलन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुए। इसमें एक कारक जो था कहीं ना कहीं वह स्थानीय कारक भी था। कई बार जब विद्रोह होते थे तो विद्रोह सिर्फ जो है कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं होते थे बल्कि अधिकांशतः स्थानीय जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, जो महाजन थे उनके खिलाफ होते थे। तो जितने भी हम आंदोलन देखेंगे चाहे वो आदिवासी आंदोलन हो या फिर जो है कि किसानों के आंदोलन हो, उसमें दोनों ही कारक हमें दिखाएंगे। अर्थात कुछ असंतोष ब्रिटिश नीतियों के संदर्भ में दिखाई देगा तो कुछ जो है कि स्थानीय कारक अर्थात जमींदार, महाजन और साहूकारों के रूप में दिखाई देगा। अब देखिए हुआ क्या था कि राजस्व मांग में वृद्धि, जोत के आकार में कमी के कारण और साथ ही साथ अधिकारियों के अन्य प्रकार के अत्याचारों से परेशान होकर मालाबार के मोपला के बीच जो है कि काफ़ी बड़ा असंतोष क्रिएट हो गया था। यहाँ पर 1836 से 1854 के दौरान 22 विद्रोह हुए, ये हालांकि इसमें से कोई सफल नहीं हो पाया। तो 1836 और से लेकर 1854 तक यहाँ पर 22 बार विद्रोह हो चुके थे और यह जो विद्रोह कर रहे थे यह मालाबार के मोपला जो है कि किसान समुदाय के लोग कर रहे थे। अब हम आते हैं थोड़ा सा बिपिन चंद्र की किताब जिसका नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो आपके लिए काफ़ी ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। उसके माध्यम से हम मालाबार का यह जो मोपला विद्रोह था इसको समझने का प्रयास करते हैं और फिर हम बिपिन चंद्र के आधार पर यह देखेंगे कि रिपोर्ट कितनी सही है या इसकी व्याख्या कितनी सही है। तो अब देखिए क्या होता है कि बिपिन चंद्र अपनी किताब में लिखते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभ में मालाबार क्षेत्र के मोपलाओं की समस्याएं भी अवध प्रांत के किसानों जैसे थीं। यहाँ पर जमींदार जब चाहते उन्हें बेदखल कर देते।
पहले से यहाँ पे कई प्रकार का असंतोष था, लेकिन अप्रैल 1920 में मंजेरी में हुए मालाबार जिला कांग्रेस सम्मेलन के बाद यह असंतोष बाहर आने वाला था, अर्थात यह प्रस्फुटित होने वाला था। तो अब देखिए हमने क्या बताया आपको, 1836 से लेकर 1854 के दौरान 22 विद्रोह हुए, लेकिन हमें उन पर बात नहीं करनी क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि वो सफल ही नहीं पाए। जो मेन जो आंदोलन है वह अब आपके सामने आएगा, और कब होगा यह, कि जब अप्रैल 1920 में मंजेरी में मालाबार जिला कांग्रेस सम्मेलन में जो है कि यहाँ के लोग शिरकत कर रहे हैं। तो जो ये सम्मेलन हुआ इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहला ये हुआ, सम्मेलन में प्रस्ताव पास कर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। दूसरा, कहा गया कि किसानों की वाजिब मांगों का समर्थन करते हुए एक ऐसा कानून बनाया जाएगा, या उसकी कानून बनाने की मांग की गई जो जमींदार और काश्तकार संबंधों को तय करे। अब देखिए थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है जटिल लग रहा हो यदि आपने इतिहास ना पढ़ा हो, तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो ब्रिटिश सरकार थी वह नीतियां बनाती थी, और वह जो नीतियां बनाती थी वह जो है कि जो जमींदार वर्ग था उसके तो अनुकूल होती थी, लेकिन किसानों के अनुकूल नहीं होती थी। तो जैसा हम उत्तर भारत में किसान आंदोलन देखते हैं, या जो है कि जो आदिवासी आंदोलन देखते हैं, ठीक मालाबार के जो मोपला थे ये भी परेशान थे, और जैसा कि मैंने बताया पहले ही 22 बार आंदोलन कर चुके थे। समय बढ़ता गया और इनका असंतोष भी बढ़ता गया। समय आता है 1920 का, और इस समय क्या होता है, खिलाफत आंदोलन होता है। इसी खिलाफत आंदोलन का एक बैठक या जो एक सम्मेलन मंजेरी में होता है, और वहां पर दो प्रस्ताव पास होते हैं। जो पहला जो प्रस्ताव था वो मान लेते हैं हम सामान्य प्रकार का था, खिलाफत आंदोलन चूंकि पूरे देश में चल रहा था। लेकिन जो दूसरा जो यह मांग थी इसमें, जिसमें कहा गया कि ऐसे कानून बनाया जाए जिसमें जमींदार और काश्तकार के संबंधों तय हो, यह बहुत बड़ा मुद्दा था। तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर क्या किया, हिस्सा लिया। अब थोड़ा सा हमें दो चीजों को समझना है, और फिर अपने आप देखिएगा पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो। पहला है खिलाफत आंदोलन, और दूसरा है आखिर यह जो जमींदार काश्तकार संबंध थे यह कैसे थे, और इसमें किस प्रकार की मांग की जा रही। पहले हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन पर। हमें पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 में, इसमें तुर्की ने क्या किया था, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया, और जिसमें मित्र राष्ट्र जीत गए और तुर्की को क्या हुआ, हार का सामना करना। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस दौरान भारत या हिंदुस्तान के मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दावा किया था कि वो तुर्की के प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार करेंगे। परंतु जब युद्ध के उपरांत जब परिणाम आया तो अंग्रेजों ने अपने क्या किए, वायदे पलट दिए, अर्थात वह अपनी बात से मुकर गए। युद्ध के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए खलीफा का पद समाप्त कर दिया, और खलीफा जो था वह अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहा जाता था जो किसी इस्लामी राज्य या अन्य शरिया कानून के हिसाब से चलाने वाले राज्य की व्यवस्था के साथ। तो जो तुर्की के खलीफा थे इनका जो धार्मिक महत्व था बहुत ज्यादा था। जो मोपला लोग थे यह लोग भी क्या थे, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे। अब हुआ क्या कि जब खलीफा के पद को समाप्त किया गया तो यह धार्मिक रूप से क्या था, मुसलमानों के लिए असहज था। और इस तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ पे चालाकी की थी। पहले उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने साथ रखने के लिए कहा कि नहीं हम तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, धोखा दे दिया। अब इसको लेकर पूरे देश में काफी गहन प्रतिक्रिया आई, और वर्ष 1919 में अली बंधु अर्थात शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अली बंधुओं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली ने इसे आगे बढ़ाया, और बाद में महात्मा गांधी भी क्या हो गए, ये खिलाफत आंदोलन से जुड़ गए। क्योंकि महात्मा गांधी का भी मानना था कि यह जो ब्रिटिश सरकार ने किया है गलत किया है। पहले क्या किया, आश्वासन दिया और फिर अपने आश्वासन से क्या हो गए, पलट गए। तो इसी की वजह से अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ, और यह हुआ 24 नवंबर 1919 को, और इसकी अध्यक्षता सौंपी गई महात्मा गांधी। तो इस समय तक महात्मा गांधी का कद ठीक ठाक हो चुका था और वह सर्वोच्च नेता बन चुके थे। ऐसे में अब इस आंदोलन को जब हर जगह फैलाया जाएगा तो क्या होगा, उसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी बहुत ज्यादा। तो जो मैंने आपको कहा मंजेरी में सम्मेलन हुआ वह इसी खिलाफत आंदोलन का क्या था, एक सम्मेलन था,
और यहाँ पर जो मोपला थे उनके लिए दोनों ही मुद्दे महत्वपूर्ण थे। पहला क्या था कि वो मुसलमान समुदाय से बिलोंग करते थे, मुस्लिम समुदाय से। इसके वजह से उन्होंने कहा कि यह धार्मिक रूप से अंग्रेजों ने हमारे साथ गलत किया, अर्थात सत्ता ने गलत किया। दूसरा, वह यहाँ के जमींदार जो थे उनसे परेशान थे, और यहाँ के जो जमींदार थे वह सामान्यतः अधिकांश जमींदार जो थे हिंदू थे, और जैसा कि मैंने बताया मोपला लोग क्या थे, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे। तो इस तरह से अभी कहीं पर यहाँ पर सांप्रदायिक बात नहीं थी। तो हुआ क्या, जब यहाँ पर मंजेरी सम्मेलन हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि इसमें दो जो प्रस्ताव हुए कि खिलाफत आंदोलन को भी बढ़ाया जाएगा और जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनके मुद्दों को भी ध्यान दिया। तो हुआ क्या कि मंजेरी सम्मेलन के बाद कोझिकोड के काश्तकारों का एक संगठन बनाया गया और जिले के अन्य भागों में भी काश्तकार संगठन स्थापित किए। तो जो काश्तकार संगठन बने थे उनका उद्देश्य क्या था कि किसान के मुद्दों की देखरेख करना, उनसे संबंधित नियमों को बनाना और उन पर हो रहे अत्याचार को कम करने या फिर उनको उनका वाजिब हक दिलवाना, यह बात थी। धीरे धीरे जो काश्तकार संगठन बनाए गए इनकी भी संख्या बढ़ने लगी, इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ने लगी, और ये दो और खिलाफत जो आंदोलनकारी थे इनकी भी बैठकें बढ़ने लगी। अर्थात जो मोपला थे, मान लीजिए 100 मोपला हैं, तो क्या करते थे, काश्तकारों का जो संगठन था उसमें भी भागीदारी सुनिश्चित करते थे, और खिलाफत आंदोलन में क्योंकि दोनों मुद्दे उनसे जुड़े थे तो दोनों में वो शामिल होते थे। तो देखते देखते क्या हुआ, मोपला बड़ी संख्या में जुड़ने लगे, और मोपला लोग अपने अधिकारों के लिए क्या कर रहे थे, काश्तकार के रूप में लड़ाई लड़ रहे थे, और धार्मिक रूप से खलीफा पद के लिए वो क्या कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आजाद ने इन इलाकों का दौरा किया और इन आंदोलनों का समर्थन किया, चाहे वो काश्तकार का मुद्दा हो या फिर खिलाफत आंदोलन का मुद्दा हो। लेकिन समय जैसे ही आगे बढ़ा, समय आया 15 फरवरी 1921 को, और सरकार ने क्या किया, जो है कि निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसका मतलब है कि इन सब गतिविधियों को रोक दिया, और जितनी भी ये जो बैठकें होती थीं इन बैठकों को जो है कि प्रतिबंधित कर दिया। बैठकों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने तर्क दिया कि मोपलाओं को हिंदू जमींदारों और सरकार के खिलाफ भड़काया जा सकता है, इसलिए हम इस प्रकार के जो सम्मेलन हो रहे हैं उनको प्रतिबंधित करते हैं। मालाबार में अधिकांश जो जमींदार थे, जैसा कि मैंने बताया, हिंदू थे, जबकि जो किसान थे वो क्या थे, मुसलमान थे। समय आगे बढ़ा, 3 दिन बाद देखें, जब 15 फरवरी को उन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। 18 फरवरी को खिलाफत आंदोलन तथा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता उस क्षेत्र के थे, जैसे याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और के माधवन नायर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके वजह से क्या हुआ, जो आंदोलन का नेतृत्व था वह जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उनके हाथ से निकलकर स्थानीय मोपला नेता जो थे उनके पास आ गया। अर्थात जो आंदोलन क्या होगा, जब स्थानीय नेताओं के पास आएगा तो वह अपने तरह से डील करेंगे। तो देखिए इसमें हुआ क्या कि आखिर ये खिलाफत आंदोलन के रूप में क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने समझा कि इससे उनको हानि हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि इससे सांप्रदायिक रूप धारण कर सकता है। इसका बहाना लगाकर उन्होंने क्या कर दिया, सम्मेलनों को प्रतिबंधित कर लिया। फिर उनके जो बड़े नेता थे उनको भी क्या कर लिया गया, अरेस्ट करवा लिया गया। इसी में एक नाम और आता है और वह है बरियाम कुन्नात कुंजा अहमद हाजी। यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ पहले से सक्रिय थे और अपनी कविताओं के माध्यम से भीड़ को ये एकत्रित करने की क्षमता रखते थे। काफ़ी बड़ा नाम था। इनके पिता को अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह में भाग लेने के कारण निर्वासित कर अंडमान द्वीप भेज दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं, जब इनके पिताजी भी क्या थे, कहीं ना कहीं इस प्रकार के पृष्ठभूमि से आते थे, तो इनके पास जो है कि वह समझ थी कि आखिर आंदोलनों को कैसे डील करते। इसी के कारण खिलाफत नेताओं ने इनको खिलाफत आंदोलन के प्रणेता के रूप में यहाँ पर पेश किया। और यहाँ पर जो कालीकट और दक्षिणी मालाबार का जो क्षेत्र था, यहाँ पर खिलाफत आंदोलन का यह नेतृत्व कर रहे थे। अब क्या हुआ, जब वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा कि मैंने बताया 18 फरवरी की घटना को, इसके बाद हाजी ने खिलाफत आंदोलनकारियों की जो नेतृत्व था वह अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उन्होंने एक चीज किया, वह यह किया कि जो खिलाफत आंदोलन की जो धर्मनिरपेक्ष
प्रकृति थी उसको सुनिश्चित किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। लेकिन अंग्रेजों ने इनको क्या किया, प्रस्तुत इस रूप में किया कि यह धार्मिक रूप से कट्टरपंथी नेता हैं, जबकि यह ऐसा नहीं थे। बिपिन चंद्र साफ साफ लिखते हैं कि इनका जो प्रयास था वह क्या था, आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का सांप्रदायिकता का प्रवेश ना होने दो। तो वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जैसा कि मैंने बताया, स्थानीय नेताओं के नेतृत्व हाथ में नेतृत्व आया और इसी में क्या थे, एक नाम तो हाजी का, लेकिन और भी तो नेता रहे होंगे। तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और जो यहाँ पे एरनाड तालुके के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने एक स्थानीय नेता को जब गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो मोपलाओं ने इसका विरोध किया और मजिस्ट्रेट को यह लगा कि जो मोपला हैं इनके अंदर अब क्या हो गई है, बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यह विद्रोह कर सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक तरफ तो उन्होंने पहले ही जो बड़े नेता थे उनको कर लिया, अब जो स्थानीय नेता थे इनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे। इधर मोपला जो है कि अलग से दुखी हैं कि उनके जो काश्तकारों की मीटिंग थी उसको भी प्रतिबंधित कर दिया है, साथ ही साथ जो है कि जो खिलाफत आंदोलन के नेता हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो मोपलाओं को लगा कि हमारे साथ तो क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। खैर इसी बीच क्या हुआ, 20 अगस्त 1921 को इसी मजिस्ट्रेट ने क्या किया, सेना और पुलिस को लेकर अली मुसलियार को गिरफ्तार करने के लिए जो यहाँ पर एक मस्जिद थी, और यह जो मस्जिद थी वह है नीरू रांगड़ी मस्जिद पर छापा मारा। और जब छापा मारा तो यहाँ पर इनका उद्देश्य मजिस्ट्रेट का क्या था, अली मुसलियार को गिरफ्तार करना, लेकिन पुलिस जो है कि गिरफ्तार ना कर सकी। इसके बाद खबर यह फैली कि अंग्रेजों ने सेना के माध्यम से जो पवित्र मस्जिद था जिसका नाम था नीरू रांगड़ी मस्जिद, इस पर छापा मारा, उसको नष्ट कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, मोपलाओं में यह बात घर कर गई कि पहले ही अंग्रेज हमको धोखा दे चुके हैं, दूसरा हमारे जो काश्तकारी मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद अब हमारे मस्जिदों को भी क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। और इसी प्रकार क्या होने लगे, उनके पास जब असंतोष बढ़ने लगे तो एकत्रित होने लगे। ऐसे ही एक स्थान पर वो एकत्रित हुए थे कि पुलिस ने निहत्ती भीड़ पर क्या किया, गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया और उसमें अनेक लोग मारे गए। ये बिपिन चंद्र लिखते हैं, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जितना भी सब चीज मैंने लिया है बिपिन चंद्र की किताब के कई भागों को कंपाइल करके मैंने लिया। अब क्या हुआ कि जब भीड़ पर हमला किया गया और इसमें कई लोग मारे गए तो इसमें भीड़ भी क्या हुई, हिंसा पर उतारी होगी। और इसने क्या किए, दस्तावेज जला दिए, खजाना लूट लिया और जो पूरे जिले को क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। और साथ ही साथ अब हिंसा और की घटनाएं बढ़ने लगी और अफवाहों की भी घटनाएं बढ़ने लगी। तो हुआ क्या कि जब यहाँ पर हिंसा भड़की, यहाँ के लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने जिसमें हाजी थे, उन्होंने अपने जो शासन, एक तरह का पैरेलल सरकार की तरह से शासन अपने हाथ में ले लिया और यहाँ पर हिंसक की घटनाएं होने लगी। प्रथम चरण में विद्रोहियों ने, जो यह मोपला विद्रोही थे, इन्होंने क्या किया, हिंसा के माध्यम से बदनाम जो जमींदार थे जिसमें ज़्यादातर हिंदू थे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिपिन चंद्र कह रहे हैं, और बिपिन चंद्र एक नाम नहीं है, उसमें आप देखेंगे तो वही जो किताब लिखी गई है उसमें कई नाम हैं, और उसमें कई नामों को अगर देखेंगे तो इतिहास में उनका जो नाम है वह काफ़ी बड़ा है। तो इन सभी लोगों ने क्या किया, यह लिखा हुआ है जिसमें नाम है मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के.एन. पनिकर और सुचिता महाजन और बिपिन चंद्र, सबने मिलकर एक किताब लिखा। उसमें ये लोग लिखते हैं कि प्रथम चरण में विद्रोहियों ने बदनाम जमींदारों, ज़्यादातर हिंदू, विदेशी हुकूमत के प्रतिष्ठानों अर्थात कचहरी, थाना और सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया। विद्रोही गांव-गांव जाते और जमींदारों के घरों में आग लगाते, लूटपाट करते। बिपिन चंद्र आगे लिखते हैं कि उदार जमींदारों और गरीब हिंदुओं को शायद ही परेशान किया गया हो। हाजी इस बात का ध्यान रखते कि हिंदुओं को सताया ना जाए। यदि कोई विद्रोही हिंदू अर्थात मोपला हिंदुओं पर हाथ उठाता तो उसे सजा दी जाती थी। हाजी ने अनेक मोपलाओं को सजा देने का भी आदेश दिया जो उनके नियमों को तोड़ते थे। लेकिन दूसरे चरण में यह जो आंदोलन था वह सांप्रदायिक हो गया। यहाँ पर जब सैनिक शासन लागू कर दिया गया तो यहाँ पर कुछ हिंदुओं को प्रशासन ने अपने पक्ष में कर लिया दबाव डालकर। तो मोपलाओं में यह मैसेज पहुंचा कि जो हिंदू जमींदार हैं वो सरकार का साथ देख रहे हैं, और इसके वजह से यह जो रूप था वह सांप्रदायिक हो गया। ज़्यादातर जो मोपला थे वह जो विद्रोही बने थे वो अशिक्षित थे और कट्टरपंथी धार्मिक भावनाओं के बसीभूत थे। और इसके वजह से क्या हुआ
कि जैसे जैसे सत्ता का दमन बढ़ता गया, हिंदुओं पर हमला होने लगा, उनकी हत्या होने लगी और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी होने लगी। ये भी बिपिन चंद्र ही लिखते हैं। जो संघर्ष सत्ता और जमींदारों के खिलाफ शुरू हुआ था उसमें अब सांप्रदायिक रंग घुल चुका था। अहिंसक जो आंदोलनकारी थे, जैसे ही यह आंदोलन हिंसक हुआ वह इससे कट चुके थे। कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और बाकी जितने बड़े नाम थे उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया था, क्योंकि ये सांप्रदायिक होते जा रहा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2337 मोपला मारे गए, जबकि 1652 घायल हुए। गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 10,000 से भी ज्यादा मोपला मारे गए। 45,404 विद्रोही या तो पकड़े गए या इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। दमन इतना विभत्स था कि मोपला दोबारा कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन में खड़े नहीं हो पाए। जनवरी 1922 को हाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको भी मौत की सजा सुनाई गई। अब हुआ क्या कि जब इनको गिरफ्तार करके मौत की सजा दिलाई तो उस समय जो इनकी छवि थी वह ऐसी थी कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक बन सकते थे। इसी के कारण इनके शव का जो है कि दाह संस्कार किया गया, ना कि कब्र बनाया गया। चूंकि ये मुस्लिम समुदाय से थे तो इनका कब्र बनाया जाना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि यह प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, प्रेरणा स्थल के रूप में हो सकते हैं, इसलिए क्या किया गया, उनका दाह संस्कार कर दिया गया। तो अब आप इस समझिए, क्या यह सांप्रदायिक रहे होते तो क्या अंग्रेजों की चाल होती? दूसरा, जैसा कि बिपिन चंद्र लिखते हैं कि इनकी जो छवि थी वह कैसी थी, धर्मनिरपेक्ष थी, और मोपला विद्रोह के दौरान इन्होंने भरसक प्रयास किया कि यह जो सांप्रदायिक रूप धारण ना करे, और मोपलाओं को भी इसके लिए उन्होंने सजा दी थी। 60 जो मोपला कैदियों को एक बंद रेल मालवाहक डिब्बे या वैगन में बंद कर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसे हम वैगन ट्रेजडी के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए, जो हाजी का नाम आया उसमें इनको क्या बताया गया है, कुख्यात अपराधी बताया गया है, और कहा गया है कि इनको जो है कि सही सैनिकों की सूची उससे बाहर किया जाना चाहिए। तो बिपिन चंद्र की बात को मैंने आपके सामने रखा और कुछ चीज और भी रखूंगा। अब देखिए, एक तो मोपला विद्रोह था, दूसरा जो ये रिपोर्ट है, जो ICHR की रिपोर्ट कहती है कि वैगन ट्रेजडी में जिनकी मृत्यु हुई वे स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, क्योंकि विद्रोहियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या असहयोग आंदोलन का पूर्ण समर्थन नहीं किया गया था, अपितु एक संक्षिप्त अवधि के लिए केवल खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सहमत इस वजह से मैं नहीं हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि यह जो मोपला विद्रोही थे, इन्होंने प्रारंभ जो किया था वह किस लिए किया था, काश्तकारी के मुद्दे को लेकर किया था, खिलाफत के मुद्दे को लेकर। लेकिन जो यह पूरा घटनाक्रम घटा, इसमें इस आंदोलन ने जो सांप्रदायिक रूप धारण किया, इन सांप्रदायिक रूप धारण करने में यही जो मोपला विद्रोह, जिनको एक जो है कि डिब्बे में बंद करके मार दिया गया था, जिनकी संख्या 60 थी, यही लोग हम ये निश्चित रूप से कह नहीं सकते, क्योंकि किताबें कहीं ये नहीं लिखती हैं कि जो ये 60 मोपला विद्रोह जो वैगन ट्रेजडी के शिकार हुए थे, ये वही लोग थे जो सांप्रदायिक थे। सांप्रदायिक लोग, आपको पता है कि वो पीछे से रह के काम करते हैं, और जो सांप्रदायिकता थी वो तो फैलाने का प्रयास ब्रिटिश सरकार ने किया था, ना कि मोपलाओं ने किया था। तो कुल मिलाकर ICHR की रिपोर्ट कहती है कि इसमें जो लोग शामिल थे वह छोटी अवधि के लिए शामिल हुए। अब सोचिए, जब इनका दमन अंग्रेजों ने इतना विभत्स तरीके से किया, तो क्या उसके बाद इनके पास किसी अन्य आंदोलन में शामिल होने की क्षमता बचेगी? यह सिर्फ हम मोपलाओं के संदर्भ में नहीं कह सकते। कई जगह हम देखेंगे कि जब आंदोलन को ब्रिटिश सरकार बुरी तरह से कुचल देती थी तो लंबे समय के लिए वहां पर आंदोलन क्या हो जाता था, रुक जाता था। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अंग्रेजों द्वारा उचित परीक्षण के बाद ही विद्रोहियों को दोषी ठहराया गया था, तथा इन मृतकों को कहीं और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। तो अब ये देखिए, जो उचित तरीके से दोषी ठहराया गया था, तो दोषी में बिल्कुल ये नहीं होता कि आप किसी को जो है कि बंद डब्बे में मार दो, ये तो सजा का कोई प्रावधान नहीं हो सकता। फिर रही बात लीगल प्रोसीजर की, तो लीगल जो प्रोसीजर उस समय अपनाए जाते थे उसमें ब्रिटिश सरकार
और हर प्रकार के आंदोलन को कुचलने के लिए कार्य करती थी, ना कि विधि का नियम या विधि का शासन स्थापित करने के लिए। इस रिपोर्ट के तर्क के पीछे जाकर अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जो विद्रोह है, यह जो विद्रोह की जो बात की जा रही है, यह सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्ट में एक विचारधारा की बात को लेकर आगे बढ़ती। दरअसल हुआ क्या था कि जो मोपला जो लोग थे जिनको शहीदों की सूची में स्थान दिया गया है, तो संघ परिवार और उनके हिंदुत्ववादी नेता इससे नाराज थे। इनका मानना था कि मोपला विद्रोह में शामिल नेताओं ने न केवल सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार किया, बल्कि इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा कुछ मोपलाओं ने किया था, लेकिन यह बात हम सभी मोपला नेताओं पर लागू नहीं कर सकते। इतिहास के जानकारों का मानना है कि इतिहास के संदर्भ में इस प्रकार के निर्णय किसी दबाव या सरकारी प्रभाव में नहीं लिए जाने चाहिए। इतिहास लेखन और उसकी व्याख्या तथ्यों और उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसलिए जो ICHR की रिपोर्ट है, इस पर कई आलोचक ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि जो उस समय की किताबें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिपिन चंद्र की किताब जिसको लिखा है मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, KN पनिकर, सुचेता महाजन और बिपिन चंद्र उसमें खुद हैं। ऐसे इतिहासकार जब उसकी व्याख्या एक ऐसे आंदोलन के रूप में करते हैं जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने अंतिम समय तक सांप्रदायिकता को बचा के रखा। हर आंदोलन का सांप्रदायिक रूप हमारे लिए घातक होता है, निंदनीय होता है, लेकिन इतिहास की व्याख्या इस रूप में एक सिरे से करना कहीं ना कहीं यह जल्दीबाजी होगी। हाँ, अगर ऐसा है तो हमें और तथ्यों और जो है कि निष्कर्षों की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।